हेलो एवरीवन, ईडू फॉर ई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आगे चल करके मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमारा जो नंबर है ऑफिशियल नंबर है 9147786396। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें और हम कोशिश करेंगे अच्छे स्टूडेंट्स का, जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। और काफ़ी ध्यान रहेगा मेरा भी उस ओर, अगर किसी टाइप का डाउट रहा, प्रॉब्लम रहा तो हम उस ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के उसे सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है ए लिख करके कि हम मेंस और एडवांस के लिए आगे प्रिपरेशन चाहते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ए लाइफ एंड व्हाट इज नॉट ए लाइफ? कैसे हम लोग बोल पाते हैं कौन सा चीज़ जीवित है और कौन सा नहीं? इफ़ वी सी ए डॉग रनिंग, कुत्ते को अगर दौड़ते हुए देखते हैं, या फिर गाय को चीविंग कर्ड्स, और ए मैन शाउटिंग लाउडली ऑन ए स्ट्रीट, अगर चिल्ला रहा है ज़ोर से, तो वी नो डैट दीज आर लिविंग बींग, तो ये हम लोग जान जाते हैं कि ये जीवित है। व्हाट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वेयर स्लीप, अगर ये सारे सो रहे होंगे तब क्या? वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वेयर अलाइव, क्या अभी भी हम लोग सोच सकते हैं कि वो जीवित है? बट हाउ डिड वी नो डैट, कैसे जानेंगे? वी सी देम ब्रीदिंग, हम लोग उसको सांस लेते हुए देखेंगे। एंड वी नो डैट दे आर अलाइव, और हम लोग बोल देंगे कि वो जीवित है। व्हाट अबाउट प्लांट्स, पौधे के लिए क्या? हाउ डू वी नो डैट दे आर अलाइव, उनके बारे में हम लोग कैसे जानते हैं कि वो जीवित है? तो अगर हम लोग कलर, हरा कलर देखते हैं, ठीक है, बट वे व्हाट अबाउट प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन, लेकिन अगर हरा से अलग रंग रहा तब उसका क्या, वो क्या जीवित है या नहीं है? या फिर उसको हम लोग कैसे देखते हैं कि वो जीवित है? दे ग्रो ओवर टाइम, तो वो समय के साथ बढ़ते हैं। वी नो डैट दे आर अलाइव, तो हम लोग पता कर पाते हैं कि वो जीवित है। सम विल से, ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, मतलब कुछ न कुछ मूवमेंट देख करके ही हम लोग पता कर पाते हैं कि वो जीवित है या नहीं। आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजुअली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजुअल मूवमेंट। ये बोल रहा है कि लेकिन कुछ कुछ पौधे होते हैं जिनका ग्रो दिखाई नहीं देगा, बहुत स्लो लोग ग्रो करते हैं। कुछ एनिमल होते हैं कैन ब्रीथ विदाउट विजुअल मूवमेंट, वो सांस ले सकते हैं लेकिन दिखाई नहीं देगा। सो यूजिंग विजुअल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ, तो सिर्फ किसी चीज़ के मूवमेंट को देख करके वो जीवित है या नहीं पता कर पाना आसान नहीं है। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल will be invisible to the naked eye. Movement of molecules, for example, movements over very small scale will be invisible, अगर बहुत छोटा स्केल पर हम लोग देखें तो वो मूवमेंट बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। जैसे मोलिकुल को लेकर के अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, इज दिस इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? इज दिस इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, तो अगर हम लोग बायोलॉजी से इसके बारे में पूछते हैं, दे विल से यस, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ ये भी जीवित है। इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मोलिकुलर मूवमेंट इन देम, अब जो वायरस होता है वो मूवमेंट किसी भी तरह का शो करता नहीं है जब तक कि वो किसी सेल के अंदर नहीं हो। एंड दैट इज पार्शली वाई देयर इज ए कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। वायरस जो होता है अगर बाहर से देखो तो मतलब मरा हुआ है, लेकिन जब किसी सेल में इंटर कर जाता है तो मूवमेंट करने लगता है, तो ये जिंदा है या नहीं ये बोल पाना बहुत मुश्किल होता है। वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, तो मूवमेंट क्यों ज़रूरी है लाइफ के लिए? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, उन लोग का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। दे कैन हैव टिशू, टिशू होते हैं, टिशू हैव सेल, टिशू के अंदर सेल होता है। सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम, और सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव।
ये क्या बोला है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से दिस ऑर्गेनाइज्ड ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order break down, the organism will no longer be alive. तो ये बात कर रहा है नेचर में इनका जो ऑर्डर होता है, इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन, अगर ये ऑर्डर ब्रेक टूटता है तो ऑर्गेनिज्म फिर वो जीवित नहीं रहेंगे। किस ऑर्डर की बात कर रहा है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो लिविंग जो जीव जंतु होते हैं, अगर किसी तरह का कुछ ब्रेकडाउन होता है या फिर कुछ सेल में प्रॉब्लम आता है तो उसको वो लोग ठीक खुद से रिपेयर करके ठीक कर लेते हैं, ठीक है। और सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मोलिकुल, सारे स्ट्रक्चर मोलिकुल के बने हुए होते हैं, दे मस्ट मूव मोलिकुल अराउंड ऑल द टाइम। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। इतना दूर में तो कुछ मिला नहीं है वैसा जो हम लोग याद रख सकें, बस इतना दूर में यही बोला है कि जो जीव जंतु होते हैं उसको मूवमेंट को देख करके हम लोग जान पाते हैं कि वो जीवित है कि नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जिनका मूवमेंट दिखता नहीं है पर स्टिल वो अलाइव होते हैं, यही चीज़ इतना में बता रहा है। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस है क्या, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर। तो मेंटेनेंस का जो काम होता है, ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होता है, ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन, हमेशा जारी रहता है, इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर, जब वे कुछ नहीं कर रहे होते तो भी उनका ये जो मेंटेनेंस का काम होता है वो चलता रहता है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, अगर हम लोग क्लास में बैठे हैं तो भी, इवन इफ यू आर जस्ट स्लीप, सो रहे हैं तो, सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज, क्या बोल रहा था, कहाँ पर थे, द प्रोसेस विल टू, हाँ सो रहे होते हैं तो भी, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, ये जो मेंटेनेंस का काम रहता है वो जारी रहता है। किस मेंटेनेंस का बात कर रहा है, हो सकता है वो आगे जाकर के बताया होगा, ठीक है। द प्रोसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। तो ये सारा जो मिल करके मेंटेनेंस का जो काम कर रहा है ना, सारे सेल्स या ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, तो एक किसी भी तरह के डैमेज और ब्रेकडाउन को रोकने का काम करता है मेंटेनेंस। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं किया कि इस टाइप का डैमेज। एनर्जी नीडेड फॉर देम, शायद हो सकता है ये बात कर रहा हो जख्म या कट छट गया तो उसको खुद से रिपेयर करने का जो कैपेसिटी होता है, हो सकता है उसी के मेंटेनेंस का बात कर रहा हो, तो नीचे क्लियर करेगा। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये जो एनर्जी होता है वो बॉडी के बाहर से आता है। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी ऑर्गेनिज्म। तो ज़रूरी हो जाता है कि बॉडी को हम लोग बाहर से कुछ न कुछ एनर्जी का कोई ना कोई सोर्स उसको अवेलेबल कराते रहें शरीर को, विच वी कॉल्ड फूड, जिसको हम लोग फूड बोलते हैं, मतलब इस फूड से ही मेंटेनेंस का काम चलता है। टू द इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, जिसको न्यूट्रिशन भी हम लोग बोलते हैं। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फॉर फ्रॉम आउटसाइड। जब बॉडी का साइज बढ़ रहा होता है तो उस समय कुछ एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल का भी ज़रूरत पड़ता है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मोलिकुल, लाइफ जो होता है कार्बन बेस्ड मोलिकुल पर आधारित है। मस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स also carbon based, depending on the complexity of these carbon sources different organism can then use different kind of nutritional process। तो ज़्यादातर जो खाने का चीज़ या जो कुछ भी बना हुआ है वो कार्बन मटेरियल उसमें काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। अगर चीनी का भी देखोगे तो C12H22O11, तो कार्बन लगभग हर चीज़ में मिल ही जाएगा। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड since the environment is not under the control of individual organism। बाहर का जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी, बाहर से जो एनर्जी का सोर्स है वो हमेशा कुछ न कुछ वैरी करते रहता है, वो इन्वायरमेंट के अनुसार होता है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी
एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू द यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये ज़रूरी होता है कि बाहर का जो एनर्जी का सोर्स है उसको ब्रेक डाउन हो, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो रिक्वायरमेंट है, जिस कंडीशन में हमारा बॉडी उसको ले सकता है, उस फॉर्म में फूड मटेरियल कन्वर्ट हो। That can be used for various molecular movement needed for the maintenance living structure as well as to the kind of molecule the body need to grow. For this a series of chemical reaction in the body are necessary। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है ना फूड का, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मस्ट कॉमन रिएक्शन। कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन द मोलेक्यूल। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक सबसे कॉमन प्रोसेस है जो जहाँ पर ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन, और उसके लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, जो कि हम लोग बाहर से लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड द यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स ऑफ सेलुलर नीड इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। और इस तरह से जो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम लोग बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और फूड जो ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्ट्स में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन द केस ऑफ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसा होता नहीं है जिससे वो फूड ले सके। एक्सचेंज ऑफ गैस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। रिमूवल ऑफ वेस्ट और एक्सचेंज ऑफ गैस ये भी कंपलसरी है हर जीव के लिए। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड बॉडी डिजाइन बिकम मोर कम्प्लेक्स। तो बॉडी डिजाइन अगर कम्प्लेक्स रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे जो सेल्स होते हैं वो सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। तो यहाँ पर डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, मतलब सिंगल सेलुलर सेल है तो वहाँ पर डिफ्यूजन के जरिए गैस एक्सचेंज हो सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है। लेकिन हमारे से जो कम्प्लेक्स बॉडीज हैं उनका सेल तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में है नहीं, तो वहाँ पर इस तरह का काम डिफ्यूजन के जरिए पॉसिबल नहीं है। We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of this specialized tissue. ऊपर अभी तक हम लोग क्या पढ़े, ऊपर इतना दूर पढ़े उसमें सिर्फ थोड़ा सा ये बताया है कि फूड जो होता है ना उसको हम लोग स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करने के बाद हमारा जो बॉडी है उसको लेता है, और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। और बाकी सब ऐसे ही बढ़ाया है, सिर्फ इस तरह से लिखा रहता है ना जैसे लगता है कि मतलब एग्ज़ाम का कॉपी लिख रहा है, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा मेजर करके, इस टाइप से रहता है एनसीईआरटी। एंड विथ देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड and of oxygen will also be function of a specialized tissue. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. अब एक्चुअली हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं और जो फूड लेते हैं वो तो हमारे एक बॉडी के एक पार्ट तक ही सीमित रहता है, ठीक है। दिस सिचुएशन क्रिएट ए नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड। तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ज़रूरत पड़ेगा जो कि फूड को शरीर के दूसरे पार्ट में भी भेज सके, फूड और साथ में ऑक्सीजन दोनों को। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूजेस द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पर कार्बन ब्रेक होता है और एनर्जी का जो सोर्स होता है, एनर्जी का जो एनर्जी जनरेट होता है, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। दिस वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूवल फॉर द बॉडी आर डिस्कार्डेड आउटसाइड कॉल्ड एक्सक्रेशन। मतलब कि जो बेकार का खाना, मतलब खाना होने के बाद जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद कुछ यूजफुल वर्क के रूप में एनर्जी मतलब निकलता है जिसको हम लोग यूज करते हैं,
और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो बाहर निकाल दिया जाता है, इसको एक्सक्रेशन बोलते हैं। अगेन इफ़ द बेसिक रूल फॉर बॉडी design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that transportation system will need to transport। तो ज़रूरी है कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, ठीक है। उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में तो कुछ बताया नहीं। लेट कंसीडर दिस वेरियस प्रोसेस सो इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाई वन। तो हो सकता है आगे चल करके वन बाई वन सारा कुछ बताएं। इसके बाद ठीक है, ये बुक तो ठीक है, ऐसे हम एक और PDF भी दे देंगे तुम लोग को जिसमें शॉर्ट में सारा कुछ लिखा हुआ है, तो अभी तुम लोग देख लेना, जो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा देख लेना तुम लोग। न्यूट्रिशन, व्हेन वी वॉक और राइड ए बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी, व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी एनर्जी नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो एनर्जी की ज़रूरत होता है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग, हम लोग कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं ना, तो भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखने के लिए। वी आल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो डेवलप सिंथेसिस प्रोटीन, ठीक है। वी आल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, मटेरियल आउटसाइड बाहर से मटेरियल की ज़रूरत पड़ता है, किसके लिए? ग्रो के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, और अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। ये सारा कुछ कहाँ से आता है? फूड से आता है। हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड? तो वो जो लिविंग थिंग होते हैं वो फूड कहाँ से गेन करते हैं? तो दो टाइप के होते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक होते हैं न्यूट्रिशन, और एक तो हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग दोनों पढ़ेंगे। द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सारे लोगों को ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे। लेकिन वो सारे लोग जो भोजन लेते हैं ना वो अलग अलग तरीके से लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट। इनको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ बोलेंगे, जो कि ग्रीन प्लांट पर डिपेंडेंट है। Other organisms utilize complex substance. These complex substances have to be broken down into simpler one before they can be used for the upkeep and growth of the body. कुछ जो जीव होते हैं वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं, पहले उनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं। अभी तक ये नहीं बताया कि लेते क्या हैं, ठीक है, आगे बताएगा। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलाइज्ड कॉल्ड एंजाइम। एंजाइम के हेल्प से मतलब वो कम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। दस द हेटरोट्रॉफिक क्या मिनिमम कैटलिस्ट कहाँ पर गया? टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म इज बायो कैटलिस्ट ना, कॉल्ड एंजाइम। दस द हेटरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं। हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगी। इसके अंदर क्या क्या आता है? एनिमल और फंगी आ जाता है। ऑटोट्रॉफ जो तुम्हारा होता है वो क्लोरोफिल इन लोगों को ज़रूरत पड़ता है, जो कि ये सनलाइट से ले लेते हैं, ठीक है। और फूड इनका जो होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का बना होता है। फोटोसिंथेसिस होता है इनके अंदर जनरली, और ये जनरली ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा ऑटोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक जो होता है एक कम्प्लेक्स होता है, इसमें कम्प्लेक्स सनलाइट क्लोरोफिल ये सब का ज़रूरत होता नहीं है। तो आगे इसके बारे में डिटेल देखेंगे, ठीक है। पहले ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन एक बार देख लेते हैं। मतलब ऑटोट्रॉफिक मतलब वही जो पेड़ पौधा। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल बाय फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए होता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। बाहर से सब्सटेंस को लेते हैं और उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मटेरियल को एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में लेते हैं, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बन डाइऑक्साइड ही लेता है ना पेड़ पौधा और ऑक्सीजन छोड़ता है, और कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में
ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट को फिर ये लोग यूज करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। और ये कार्बोहाइड्रेट फिर क्या करेगा, एनर्जी देगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बाहर से लेंगे, उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको एनर्जी के रूप में यूज करेंगे, इनको एनर्जी देगा। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन। कैसे होता है आगे पढ़ेंगे। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में जमा रहता है, विच सर्व एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी। ह्यूमन बॉडी के अंदर फैट के रूप में सारा जमा रहता है। फैट जितना ज़्यादा होगा बिना खाए पिए इंसान उतना दिन तक जिंदा रह सकता है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है प्लांट्स के अंदर, when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from food we eat is stored in our body in the form of glycogen. एक क्या बोला है, A somewhat similar situation is seen in us. हम लोग के अंदर भी इस तरह का देखा जाता है, where some of the energy derived from food. यहाँ पर बोल रहा है कि ग्लाइकोजन के रूप में शरीर के अंदर, इंसान के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन दिया है। कार्बोहाइड्रेट प्लांट में, ग्लाइकोजन ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल्स के अंदर। ये यहाँ पर दिखाया है कि CO2 और H2O दोनों रिएक्शन करके क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसमें क्या दिया है, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के दरमियान होता क्या है, इसको हम लोग को देखना है। द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये सारा कुछ होता है। सबसे पहले क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वाटर मोलिक्यूल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा। मतलब लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और वो केमिकल एनर्जी H2O को, वाटर को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा इसका और एक कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये सारा बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लानट टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ रात में लेते हैं। एंड प्रिपेयर एन इमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड तो रात में ले लेगा लेकिन उसको स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और जो केमिकल जो होगा और केमिकल जो बनेगा वो तैयार रहेगा। जैसे ही उसको लाइट मिलेगा ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब रात में उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, केमिकल तैयार करके रख रहा है और दिन में ये सारा प्रोसेस हो रहा है। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ कंपोनेंट ऑफ द एबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ऊपर रिएक्शन का प्रत्येक कंपोनेंट जो है किस तरह से ज़रूरी है वो हम लोग नीचे देखने जा रहे हैं। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर क्रॉस सेक्शन हम लोग लीफ को देखें माइक्रोस्कोप से, ये कुछ इस टाइप का होगा, शोन इन फिगर 6.1। तो ये देखो इसके क्रॉस सेक्शनल को यहाँ पर दिखाया है और इसके अंदर क्या क्या है, एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस और वैक्सी पार्टिकल। वैक्सी पार्टिकल जो ऊपर कवर पर होता है, पत्ता पर होता है। और क्लोरोप्लास्ट उसके बाद फिर दिखाया है। ये पार्ट कहाँ से उठाया, क्लोरोप्लास्ट, उसके अलावा एयर स्पेस, ये ऊपर से नीचे दिखा रहा है, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाला परत ए हो गया, सबसे ऊपर वैक्सी हो गया, उसके बाद फिर अपर एपिडर्मिस हो गया, सबसे नीचे में लोअर एपिडर्मिस होगा
और इस अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में क्लोरोप्लास्ट होगा, एकदम बीच में, बीच बीच में कहीं कहीं गैप भी, एयर स्पेस भी देखने को मिलेगा। और ये तुम्हारा गार्ड सेल है। These green dot are called are cell organelle called chloroplast। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट दिखाया है ग्रीन डॉट से, तो ग्रीन डॉट ए वाला सारा है, यहाँ पर देखो दिखाया है। Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी कर रहा है जिसने बताया है कि क्लोरोफिल जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। टेक ए पोटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। यहाँ पर एक पत्ता लिया है, ठीक है। वेरीगेटेड क्या होता है एक बार देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और कार्टून्स। कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम। इस प्लांट को डार्क रूम में रख दिया गया है फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप। तो इसके अंदर जितना सारा स्टार्च था वो सारा यूज हो गया। नाउ क्या हाउ टू, समझ में तो नहीं आया कुछ, किस चीज़ का यूज कर रहा है? स्टार्च। स्टार्च देखो हम लोग ऊपर में पढ़े थे ना कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो इसके अंदर स्टार्च के रूप में जमा होता है। जैसे फैट होता है इंसान के अंदर, जब उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो फैट का यूज करेगा, फैट के रूप में एनर्जी उसके अंदर स्टोर है और धीरे धीरे फैट ख़त्म होना शुरू होगा। और उसी तरह से इसके अंदर स्टार्च है एनर्जी के रूप में, और धीरे धीरे वो सारा स्टार्च यूज कर लेगा, मतलब सारा एनर्जी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ज़रूरत पड़ेगा खाना बनाने का, मतलब जितना खाना है उसके पास। अब जैसे लोग अनशन पर बैठते हैं तो जिनके पास ज़्यादा फैट होता है और ज़्यादा दिन तक रह जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब फैट सारा जवाब दे देगा तब उनको खाना बहुत कंपलसरी है। अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पर कर रहा है। इसको 3 दिन तक रख करके छोड़ दिया अंधेरा में, खाना बनना तो बंद हो गया, खाना तो मिल नहीं रहा है। अब जो पहले से जमा है उसका ये यूटिलाइज कर रहा है, 3 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब इसको अर्जेंट ज़रूरत है खाना का, तो या तो उसको धूप में रखो नहीं तो फिर वो मर जाएगा। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर। अब बोल रहा है कि प्लांट को 6 घंटे के लिए रख दो। प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट। प्लांट से एक पत्ता तोड़ो, एक ठीक है। यहाँ पर प्लांट को रख रहा है ना, सारा कुछ कर रहा है प्लांट के साथ ना। टेक ए पोटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। हाँ ठीक है, पूरा प्लांट को लेकर कर रहा है, ठीक है। प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट। प्लांट से एक पत्ता तोड़ो और मार्क द ग्रीन एरिया इन इट and trace them on a sheet of paper. Dip the leaf in boiling water for a few minutes। अब इस वाटर को पानी के अंदर कुछ देर तक, मतलब बॉइलिंग वाटर के अंदर रख दिया। आफ्टर दिस इमर्ज इट इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। उसके बाद इसको अल्कोहल में डाल दिया। केयरफुली प्लेस द एबव बीकर इन ए वाटर बाथ। और इसके बाद फिर इसको वाटर बाथ में रख दिया। एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉयल। और अल्कोहल को बॉयल होने दिया। व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लीफ। लीफ के कलर के साथ क्या हुआ। व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन का कलर क्या है। नाउ डीप द लीफ इन ए डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट। अब इसको आयोडीन में कुछ समय के लिए डाल दो। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन से निकाल दो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ लीव्स डन इन बिगिनिंग। What can you conclude about the presence of a starch in various area of leaf? What can you conclude about the presence of a starch in the various area of leaf? इतना सारा प्रोसेस कर दिया कि 5, 6 और 7 पॉइंट। ये लास्ट वाला, ये वाला not the deep leaf in a dilute solution of iodine. What happened to the color of leaf? ये वाला डीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट। बोल रहा है कि लीफ को कुछ देर के लिए बॉइलिंग वाटर में रख दो। आफ्टर दैट इमर्ज इट इन ए बीकर। उसके बाद अल्कोहल में डाल दो। मतलब सबसे पहले क्या किया, ये एक्टिविटी पूछता है तुम लोग का कहते हैं। पहले बोला है कि पत्ता तोड़ो, मतलब इसको अंधेरा में छोड़ दो। अंधेरा में छोड़ने के बाद फिर लाइट में छोड़ दो, सनलाइट में छोड़ दो 5-6 घंटा। उसके बाद एक पत्ता तोड़ो। पत्ता तोड़ने के बाद उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दो और उसके बाद वहाँ से निकाल करके इसको अल्कोहल में डाल दो। ये अल्कोहल हो गया, ये वाटर हो गया।
अल्कोहल में डालने के बाद फिर आयोडीन में डाला है। केयरफुल प्लेस देव बीकर वाटर वाटर हीट देम अल्कोहल। फिर अल्कोहल को गर्म कर दो, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ लीफ, उसके बाद उसके कलर को देखो। व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन और ये दोनों के कलर को देखो, पत्ता के कलर को भी और सोल्यूशन के भी कलर को भी। नाउ डीप द लीफ इन आयोडीन सोल्यूशन, अब यहाँ से निकाल करके आयोडीन में डालो, मतलब पहले वाटर फिर अल्कोहल और अब आयोडीन में। टेक आउट द लीफ एंड रीच फ्रॉम द आयोडीन, उसके बाद यहाँ से पत्ता को बाहर निकाल लो और ऑब्जर्व द कलर, इसके बाद इसका कलर देखो। क्या मतलब इससे निष्कर्ष निकलता है, मतलब वो समझ में पता तो नहीं चला क्यों इतना सारा कुछ कर रहा है। अंधेरा में रखा, अंधेरा में रखे तो समझ में आया कि वहाँ पर ठीक है फूड बनना बंद हो गया। फिर सनलाइट में रखा, तो सनलाइट में रखा तो फूड तो उसको वापस मिलने लगा। फिर उसके बाद ये सब किस लिए। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे गेन करता है। इन क्लास 9 वी हैड टॉक्ड अबाउट अस्टोमेटा, अस्टोमेटा के बारे में क्लास 9th में था। विच आर टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, पत्ते पर होते हैं, लीव्स मतलब पत्ते के ऊपर होते हैं। मासिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स, यहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट important to note here that exchange of gas occur across the surface of stem, roots, leaves as well। लेकिन ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्टेम्स में भी होते हैं, रूट्स में भी होते हैं। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इससे मतलब वाटर भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, तो जब ज़रूरत नहीं रहता है तो ये वाला मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक क्लॉज हो जाता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर ऑफ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, एक ओपनिंग क्लोजिंग का काम कौन करता है, गार्ड सेल करता है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम causing the stomatal pore to open. Similarly the pore closes if the guard cell shrink, तो गार्ड सेल अगर श्रिंक होगा तो क्लोज हो जाएगा और अगर फूलेगा तो ये ओपन हो जाएगा। सेकेंड एक्टिविटी में क्या क्या है, टेक 2 हेल्दी पोटेड प्लांट विच आर नियरली द सेम साइज, दो तो प्लांट लिया है। कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। प्लेस ए वाश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है, वाच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। कवर बोथ प्लांट विथ सेपरेट बेल जार एज शोन, दोनों को कवर कर देना है प्लांट को। यूज वेसलिन टू सील द बॉटम ऑफ द जार, बॉटम भी सील्ड किया हुआ है टू द ग्लास प्लेट। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours, उसके बाद सनलाइट में रखो। प्लक ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो उसके बाद दोनों में से मतलब पत्ते को तोड़ो और स्टार्च जांच करो। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, तो दोनों में क्या सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, मतलब यहाँ पर जो जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है वहाँ पर उतना ज़्यादा स्टार्च देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं मिल रहा है। बेस्ड ऑन द एबव 2 एक्टिविटी परफॉर्म्ड एबव कैन बी डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ऊपर वाला में किया था वहाँ पर हम लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा था ऊपर वाला एक्टिविटी में, मतलब फर्स्ट वाला एक्टिविटी में कि सनलाइट ज़रूरी है, और सेकेंड वाला एक्टिविटी में ये बताने की कोशिश किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है फूड के लिए। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ आउटोट्रॉफ मीट देयर एनर्जी, तो इस तरह से आउटोट्रॉफ अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, लेकिन कुछ अदर मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ता है। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। वाटर कहाँ से ये लोग जड़ से लेते हैं। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, ये सारे भी सॉइल से ही लिए जाते हैं।
नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट। तो नाइट्रोजन का इन लोगों को ज़रूरत पड़ता है प्रोटीन बनाने के लिए। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट। ये इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। और इट इज़ टेकन अप एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिया जाता है। विच हैव बीन प्रिपेयर बाय बैक्टीरिया फ्रॉम ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के मतलब बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब करा देते हैं, और वहाँ से फिर जो उसका जड़ होता है, रूट्स होता है प्लांट का, उसे वो अपने अंदर लेकर के यूज करते हैं। उसके बाद है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द organism. For example, whether the food source is stationary or mobile, जैसे कि फूड सोर्स रुका हुआ है या फिर चल रहा है, would allow for difference in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and lion. There is a range of strategy by which food is taken in मतलब रणनीति के अनुसार ये लोग अपना फूड ग्रहण करते हैं, लेते हैं। इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, उनके द्वारा यूज किया जाता है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं बॉडी के बाहर फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन ऑब्जर्व, उसके बाद उसको एब्जॉर्व करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फंगी लाइक ब्रेक्ड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम, ये सारे मतलब मटेरियल को बाहर ही एब्जॉर्व करने के लायक बना देते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्व करते हैं। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इन डाउन इनसाइड द बॉडी। अदर बाकी के जो जीव जंतु होते हैं वो मटेरियल का ब्रेकडाउन बॉडी के अंदर करते हैं। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन। वो क्या बाहर से लेंगे और किस फॉर्म में उसको तोड़ेंगे, और उनके बॉडी डिज़ाइन पर और उनके काम पर डिपेंड करता है। सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट। कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट से अपना फूड लेते हैं, और एनिमल विदाउट किलिंग देम। सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। तो कुछ मतलब जो जीव जंतु होते हैं वो प्लांट से फूड लेते हैं या फिर जानवर से लेते हैं बिना उनको मारे ही। दिस parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organism like क्या है कसकुटा, अमरबेला अमरलता, देखे हो तुम लोग, टिक्स, लाइस। ये होता है पतला रस्सी की टाइप से होता है, किसी भी पेड़ पर उसको थोड़ा सा मतलब तोड़ करके बहुत बड़ा होता है, काफ़ी लंबा, ऐसे ही एकदम पतला रस्सी की तरह होगा। किसी पेड़ पर उसको फेंक दो ना, तो उस पेड़ को पूरी तरीके से मतलब वो घेर लेगा पूरा उसको, मतलब वहाँ से वो पेड़ से ही खाना लेना शुरू कर देता है और उसके ग्रोथ को रोक देता है। ये पेड़ पर जनरली देखने को मिल जाता है, हरा कलर का रहेगा, ऐसा ही एकदम ऐसे इतना ही पतला एकदम रहता है। इसको तोड़ करके थोड़ा सा किसी दूसरा प्लांट पर फेंक दो तो वहाँ ये बढ़ना शुरू कर दे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं, तो ये यहाँ पर अमीबा का दिखा रहा है। ये अपना खाना सीडोफोडिया से लेता है ना, सीडोफोडिया से। Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. Digestive system हर एनिमल का अलग अलग है। In single celled organism, the food may be taken in by the entire surface. मतलब जो सिंगल सेलुलर है वो तो सरफेस कहीं से भी फूड ले लेंगे, बट एज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। लेकिन अगर कम्प्लेक्स जीव जंतु का बॉडी है तो उनका स्पेशल पार्ट एक स्पेशल फंक्शन ही करता है। फॉर एग्जांपल अमीबा टेक फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड बैकुला। ठीक है, यहाँ पर फूड बैकुला का निर्माण कर रहा है। इनसाइड द फूड बैकुला कम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर। यहाँ पर कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होंगे वो ब्रेक कर दिए जाएंगे, विच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म।
और बाद में वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होता है। साइटोप्लाज्म ये होता है ना इसका पूरा बॉडी। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आ जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और दो ही होता है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर दोनों आता है ना, न्यूक्लियो और साइटो। साइटोप्लाज्म के अंदर सारा ऑर्गेनली होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म, ये सारा इसका प्रोटोप्लाज्म है, तो सॉरी साइटोप्लाज्म है, तो इसमें जाकर के वो मिक्स हो जाएगा सब्सटेंस बाद में। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड है वो सरफेस पर थ्रो आउट कर दिया जाता है। इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है। द सेल हैज ए definite shape and food is taken in at a specific spot. Food is moved in the spot by movement of cilia which cover the entire surface of the cell. यहाँ पर food किसके द्वारा लिया जाता है? Food is moved to this spot. क्या बोला है? The cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. ये जो पैरामीशियम है इसका शेप चप्पल की तरह होता है ना, डिफिनिट शेप होता है इसका, और फूड लेने के लिए इनका एक स्पेसिफिक स्पॉट है। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया, सिलिया के जरिए ये जो फूड होता है फूड स्पॉट तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, और बाद में ये सारे बॉडी को भेज दिया जाता है। उसके बाद है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to anus. In figure 6.6 we can see that tube has different parts, various regions are specialized to perform different function. What happen to food once enter our body? हमारे बॉडी के अंदर एक बार फूड जब इंटर कर जाता है तो फिर उसका होता क्या है? Take 1 ml of starch solution in two test A or B. Add 1 ml saliva to test tube A and leave both the test tube and डिस्टर्ब्ड फॉर 20 से 30 मिनट, और दोनों टेस्ट ट्यूब को 20-30 मिनट के लिए छोड़ दो। एक में मतलब सलाइवा मिला दिया है और एक को ऐसे छोड़ दिया है। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डिल्यूट आयोडीन, अब आयोडीन को मिला दो इन टेस्ट ट्यूब टू ऑब्जर्व ए कलर चेंज। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? कलर चेंज, अगर कलर चेंज होता है जिसमें स्टार्च होता है ना, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च? लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। तो ये तो क्लियर नहीं है कुछ। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर सलाइवा और स्टार्च दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, तो कलर चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है मतलब ये तो बोल पाना मुश्किल है। मतलब ये हो सकता है कि सलाइवा के अंदर स्टार्च हो जिसकी वजह से कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि एक में सलाइवा लिया था और दूसरा में क्या लिया था? नहीं, स्टार्च सोल्यूशन तो लिया था, एक ml स्टार्च सोल्यूशन तो दोनों में लिया है। अब यहाँ पर एक क्लियर नहीं है कि स्टार्च सोल्यूशन दोनों में लिया, फिर एक में सलाइवा मिलाया, फिर आयोडीन डाला दोनों में, तो सलाइवा वाला में ये भी नहीं बोला है कि कलर चेंज किस में हुआ है, तो ये देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये सारा एक्टिविटी पता नहीं है ऐसे मतलब आधा अधूरा क्यों दिया हुआ है। देखते हैं हम लोग का जो ये है न्यूट्रिशन किस तरह से मिलता है बॉडी को। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू ए सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जिससे हम लोग फूड लेते हैं। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। हम लोग पहले क्या करते हैं, फूड को छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर देते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, उसका लाइनिंग क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ।
when we eat something we like our mouth waters. ये क्या बोल रहा है? when we eat something we like our mouth waters. ये क्या लिखा है पता नहीं. दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर. वो मतलब जब हम लोग कुछ खाते हैं ना तो हमारे माउथ के अंदर तो मतलब भिंगो दिया जाता है पानी के जरिए. दिस एक्चुअली नॉट ओनली वाटर. ये एक्चुअल में सिर्फ पानी नहीं होता है बट ए फ्लूइड होता है जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं. ए सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड. ए सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है. सलाइवरी ग्लैंड भी आसपास में ही बना होता है 2-3 जगह पर माउथ के अंदर ही. अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी ingest इज इट्स complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into a smaller molecule. This is done with the help of biological catalyst called enzyme. एंजाइम के जरिए फूड को स्मॉलर मोलिक्यूल में ब्रेक कर दिया जाता है. Saliva contain an enzyme called salivary amylase that break down a starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. ये क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ने का काम करता है. सलाइवरी एमिलाइज. ठीक है ना. ये कहाँ पर? सलाइवा के अंदर पाया जाता है. एंजाइम है एक टाइप का. द फूड इज मिक्स्ड थ्रू अली विथ सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. This peristaltic movement occur all along the gut. मतलब यहाँ पर ये मसल्स इस टाइप से बना होता है कि पुश करता है फूड को. वो नीचे फैलते जाएगा और ऊपर से पुश होते जाएगा तो फूड इस तरह से नीचे आता है. From the mouth, food is taken to the stomach through the food pipe और esophagus. esophagus ऊपर में पाया जाता है ना, ए वाला है. यहाँ पर एक्चुअली 2 होल रहता है. यहाँ से 2 पार्ट में बटा रहता है. एक से हम लोग सांस लेते हैं और दूसरे पार्ट से फूड अंदर जाता है. द स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड इंटर. फूड इंटर होने पर ये क्या होता है? फैलता है. द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूअली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस. यहाँ पर और भी डाइजेस्टिव जूस वगैरह निकलता है, HCl वगैरह, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक. स्टोमक के ऊपर में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब वहाँ पर हेल्प करता है इसको डाइजेशन में. दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यहाँ पर HCl निकलता है. ए प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम इज कॉल्ड पेप्सिन. और पेप्सिन भी वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम वहाँ पर क्रिएट कर देता है विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, जो कि इस HCl से मतलब इस एसिडिक एक्शन से पेप्सिन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है. व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड. एसिड का और भी क्या क्या काम हो सकता है? द मकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड. मकस जो होता है एसिड जो एसिड निकलता है उस एसिड से जो इनर लाइनिंग है स्टोमक का उसको प्रोटेक्ट करता है. वी यहाँ से दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ए प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन. मतलब प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए पेप्सिन होता है और साथ में क्या होता है? मकस होता है. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. जो एंजाइम पेप्सिन जो मतलब पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है तो इसको एक्टिवेट कर देता है HCl. व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक टू सर्व द बाय द एसिड. एसिड और भी क्या क्या काम कर सकता है ये हम लोग से पूछा है. द मकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग. अब मकस एक काम और करता है. मकस क्या करता है?
HCl से जो स्टोमक का इनर लाइनिंग है इसको प्रोटेक्ट करता है। वी हैव ऑफन हर्ड HCl और क्या काम करेगा, HCl बैक्टीरिया वगैरह को भी मार देता है अगर पेट के अंदर है तो। दो तीन काम था जो 9th वाला में, ICSE का जो 9th वाला बुक है उसमें लिखा हुआ था HCl का। एक और भी कुछ काम था, हमको अभी याद नहीं आ रहा है, यहाँ पर तुम लोग को उतना बताया नहीं है। हैव ऑफन हेयर्ड एडल्ट कंप्लेटिंग अबाउट एसिडिटी जनरली सुनने को मिला होगा। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड एबव, तो क्या यह उसी से रिलेटेड है? हाँ, ये उसी से रिलेटेड होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में HCl रिलीज हुआ न तो फिर वो एसिडिटी हो जाता है, प्रॉब्लम करता है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक इज रेगुलेटेड बाई स्फिंक्टर मसल which release it in a small amount into the small intestine। अब यहाँ पर स्फिंक्टर मसल जो होगा वो तुम्हारा यहाँ पर लगा रहता है इंटेस्टाइन से पहले, यहाँ पर, ठीक है, दिखाया है इसमें, नहीं दिखाया है यहाँ पर। मतलब ये पेट और स्टोमक और आंत दोनों के बीचों बीच होता है, इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच में, जो मतलब जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसको नीचे की ओर भेजता है। which release it in a small amount into the small intestine, ठीक है। from the stomach the food now enter the small intestine, अब वहाँ से small intestine में मूव करेगा। this is the longest part of the alimentary canal, ये सबसे लंबा होता है। which is fitted into a compact space because of extensive coiling। the length of the small intestine differ in various animal depending on the food they eat, ये सब में छोटा बड़ा होता है। herbivores eating grass need a longer small intestine, तो इन लोगों को बड़ा इंटेस्टाइन की ज़रूरत पड़ता है to allow the cellulose to be digest, ताकि सेलुलोज को ये डाइजेस्ट कर सके। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, मीट को बोल रहा है कि डाइजेस्ट करना ईजियर होता है। हेंस कार्निवर्स लाइक टाइगर्स हैव ए शॉर्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो मतलब टाइगर वगैरह का इंटेस्टाइन छोटा होगा, मतलब मीट को डाइजेस्ट करना इजी होता है। हमको तो पता नहीं था, वही तो हमको भी नहीं पता है। हमको तो लगा कि टफ होता है डाइजेस्ट करना, इसलिए तो लोग बोलते हैं कि मिल्क के साथ मीट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मिल्क भी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है और मीट भी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर पता नहीं कैसे लिखा है। The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrate। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। इट रिसीव द सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पस। ये पेनक्रियास भी दिखाया है इसमें, ये दिखाया है यहाँ पर। ए जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है, ए, और साथ में लीवर से कुछ लिक्विड वगैरह आता है। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक इज एसिडिक, फूड जो आता है पेट से वो एसिडिक होता है। एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रिएटिक एंजाइम टू एक्ट, जब पेनक्रिएटिक एंजाइम एक्शन लेता है तो ये फिर एसिडिक से न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाता है। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, क्या बोल रहे हो? अल्कलाइन मतलब बेसिक, बेस मतलब एसिडिक है और ये बेसिक एंजाइम्स को छोड़ेगा तो वो कुल मिलाकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और बाइल जूस, देखो बाइल जूस भी कहाँ से आ रहा है, लीवर से आता है एक साथ। एक्चुअली यहाँ पर पेनक्रियाटिक और यहाँ पर ये जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ दो चीज़ जुड़ा रहता है। एक तो तुम्हारा ये वाला हो गया लीवर, और एक तो तुम्हारा पेनक्रिया, ए वाला और ए वाला, ये दोनों जुड़ा रहता है इंटेस्टाइन के साथ, दोनों से लिक्विड आता है, ठीक है, हेल्प करता है डाइजेशन में और साथ में उसको न्यूट्रलाइज बनाने में। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर accomplices this in addition to acting the fat। Fats are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzyme to act on them। Bile salts break them down into smaller globules increasing the efficiency of enzyme action। ये एक बार फिर से पढ़ते हैं, कहाँ पर गया? बाइल जूस फ्रॉम द लीवर accomplishes
दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट, एक फैट के लिए काम करता है बाइल जूस। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुल, ये फैट जो होता है लार्ज ग्लोबुल के फॉर्म में इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और बाइल साल्ट क्या करता है, इसको छोटे छोटे ग्लोबुल्स में ब्रेक कर देता है और एंजाइम का जो एक्टिविटी होता है वो बढ़ा देता है। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन क्लास 4। ये बोल रहा है कि साबुन जिस तरह से एक्शन लेता है गंदगी में, उस टाइप से। द पेनक्रियास सेक्रेट पेनक्रिएटिक जूस विच कंटेन, पेनक्रिएटिक जूस में क्या होगा, विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्राइप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ये यूज होता है। एंड लीप्स फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। इसको तुम लोग 9th वाला बुक से थोड़ा पढ़ोगे ना, ICSE वाला, तो उसमें काफ़ी अच्छा दिया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भी दे दिया है, इससे काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है उसमें। द walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. The enzymes present in it finally convert the protein into amino acid. तो ये जो एंजाइम होता है, एंजाइम कहाँ पर रहेगा, पेनक्रियाटिक, जो पेनक्रियाटिक जूस था उसके अंदर, वो क्या करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, और जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इसको तुम लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अच्छा से लिख लेना कॉपी पर, ताकि याद करने में सुविधा हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टर्म, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म का यूज हुआ है। और फिर साथ में पता भी होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम किसको किस चीज़ में ब्रेक कर रहा है, तो थोड़ा सा क्लियर लिखना कॉपी में। पेनक्रियाटिक एंजाइम किसके बारे में बोल रहे हो? लिपेस एंजाइम, लिपेस एंजाइम कहाँ पर गया, यहाँ पर था ना। द पेनक्रियाटिक पेनक्रियास सेक्रेट पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा पेनक्रियास से, विच कंटेन एंजाइम, इसके अंदर कौन कौन सा एंजाइम है, ट्राइप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और लिप्स फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, ये फैट को ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर दो ठो याद रखना है, एक ट्राइप्सिन, एक किसको ब्रेक करेगा, प्रोटीन को ना, और लिप्स एक किसको, फैट को। तो एंजाइम प्रेजेंट इन इमल्सिफाइड यूज किया है, इमल्सिफाइड का क्या मतलब होगा है पता नहीं। ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड, इमल्सिफाइड का एक बार देखो ना, नेट पर गूगल पर देखो तो क्या दिया है। मतलब ये बोल रहा है कि इमल्सन मतलब कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में घुल जाना, वो इमल्सन कहलाता है। ठीक है, तो इमल्सिफाइड मतलब घुले हुए फैट्स की बात कर रहा है, जो मतलब फूड में जो प्रेजेंट फैट्स है जो उसमें मिला हुआ है, उस फैट के लिए इमल्सिफाइड फैट यूज किया है। ठीक है, इमल्सन का और एग्जांपल क्या होगा, ऑयल और वाटर, ये इमल्सन का तुम्हारा, ऑयल और वाटर को एक साथ मिक्स कर दो तो ये इमल्सन का एग्जांपल हो गया। ये शायद पहले था। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, डाइजेस्टेड फूड वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के द्वारा ले लिया जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बिल्ली। ये जो हमारा इंटेस्टाइन होता है ना, इंटेस्टाइन में छोटा छोटा इस टाइप का बिल्ली बना होता है, इस टाइप का रहेगा। ये बिल्ली बनने से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, तब ये अच्छा से एब्जॉर्ब कर पाएगा। द बिल्ली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन यहाँ से एब्जॉर्ब करके और बॉडी के सारे पार्ट्स में भेज देगा। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जहाँ पर इससे एनर्जी लिया जाता है, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू, नए टिश्यू बनाए जाते हैं, अदर रिपेयर ओल्ड टिश्यू, और पुराने जो टिश्यू होते हैं उनका रिपेयरिंग भी होता है। दस द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम इट्स दिस मटेरियल। ठीक है, and the rest of the material is removed from the body via the anus. The exit
of this waste material is regulated by the anal sphincter.